प्रिय विद्यार्थियों, जनसंचार अर्थ एवं परिभाषा चैप्टर के भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने अर्थ और परिभाषा, उसके तत्वों पर विचार किया, उसके कार्य और उद्देश्यों पर विचार किया। दूसरे भाग में हमने जो जनसंचार के माध्यम है परंपरागत का अध्ययन किया। आज हम सभी आधुनिक जनसंचार माध्यम पे विचार करेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं कि आधुनिक जनसंचार माध्यम किस प्रकार कार्य करता है। आधुनिक जनसंचार माध्यम दो पे आधारित होता है, एक प्रिंट माध्यम होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। प्रिंट माध्यम में आपका पुस्तक है, पत्रिका है और मैगजीन जिसे कहते हैं, पैम्पलेट है, पैम्पलेट से भी बैनर है, ये सब आपका होता है, हैंडबिल है, ये आपका होता है प्रिंट माध्यम में। दूसरा माध्यम है आपका इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में जानते हैं 3 कैटेगरियों में बांटते हैं, एक दृश्य है और दूसरा है श्रव्य है और तीसरा है दृश्य और श्रव्य है। दृश्य और श्रव्य है, 3 भागों में देखा है। दृश्य मतलब जो दिखाई देता हो, जैसे आपका पेजर है, आपका दिखाई देता है, इंटरनेट है, इंटरनेट में दिखाई देता है। शायद अब तो सुन भी सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर देखने वाली सामग्री होती है, वह दृश्य में आता है। और श्रव्य में रेडियो है, टेलीफोन है, ये आपका श्रव्य में आता है। श्रव्य दृश्य में टेलीविज़न है और मोबाइल भी आते हैं। 3 भागों में इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। कभी कभी पूछ देता है श्रव्य है कि दृश्य है कि श्रव्य दृश्य है, इसमें आपको बता दिए हैं, इसलिए 3 भागों का ध्यान देना। और प्रिंट में हैंडबिल, पैम्पलेट, पत्रिका, समाचार पत्र मुख्य रूप से होते हैं, जिन पे ज़्यादा बृहद चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक पे विचार करते हैं कि कैसे आधुनिक जनसंचार इस तरह से तेजी से बढ़ने वाला है। कहते हैं कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम निश्चित ही अंग्रेजों से मिले हैं, चाहे वो समाचार पत्र हों। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का जो है हमारे देश में आविष्कार नहीं हुआ था। रेडियो या टेलीविज़न है या इंटरनेट है, ये पश्चिम देश से ही हमारे देश में आए हैं। हमने शुरुआत में उसी रूप में अपनाया, धीरे धीरे हमारी संस्कृति और विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हों या टीवी सीरियल हो, एक समय के बाद वो भारतीय नाट्य से परिचालित होने लगे। लेकिन पहले शुरू में जैसे आए वैसे हमने स्वीकार किया। इसलिए आज जनसंचार के माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उसकी विषय वस्तु और रूप रंग भारतीय है। यानी जो भी टीवी सीरियल बाद में बने, तमाम जो फिल्में उन पे आधारित प्रसारण, क्योंकि भारत में निर्माण तो होता नहीं था, धीरे धीरे उनके ही कार्टून, उनके ही सारी चीज़ें आती थी। चार्ली चैपलिन के सारे जो उसमें उन्हीं के समाहित थे। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी संस्कृति का रंग दिया। रामायण, महाभारत, तमाम जो सीरियल थे वो भारतीय पृष्ठभूमि पे बनने लगे। इसलिए जहाँ शासक वर्ग के लिए राष्ट्र का निर्माण की दिशा करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों में वर्तमान प्रचलित रूप में सबसे प्रचलित है समाचार पत्र और मैगजीन। आज भी इसके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं माध्यमों के जरिए जो भी आज सामग्री है जनता तक पहुंचाई जाती है। राष्ट्र के निर्माण के मानस का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी राष्ट्र का मानस यानी मस्तिष्क के विकास में या उनकी जो है व्यूज बदलने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो एक एक करके हम आधुनिक जनसंचारों पे विचार करेंगे। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, संचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र और पत्रिकाएं हैं, प्रिंट मीडिया है। इनकी पहुंच ज़्यादा लोगों के पास है। सबको मोबाइल नहीं चलाने आता, लेकिन पेपर तो जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न, इंटरनेट की किसी भी खबरों को, संचार को पत्रकारिता ही कहा जाता है। आज पत्रकारिता कहते हैं, चाहे आप पेपर में लिखें या आप न्यूज़ में, रेडियो के लिए या आप टेलीविज़न, सबको जर्नलिस्ट ही कहते हैं। जो न्यूज़पेपर में भी काम करते हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, रेडियो में जो काम करते हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, टीवी में भी जो टेलीविज़न के लिए, न्यूज़ के लिए करते हैं उन्हें भी कहते हैं।
लेकिन प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहते हैं। इनके 3 पहलू हैं। पहला, समाचार को कलेक्शन करना, फिर उन्हें एडिटिंग करना, संपादित करके छापने लायक बनाना, और तीसरा है पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। कलेक्शन करना, एडिटिंग करना, प्रिंट करना और पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में बड़े ही गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम सबसे पहले 2 ही काम को लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग संपादन काम के लिए विशेष होता है, क्योंकि कलेक्शन करना पत्रकारी कौशल की अपेक्षा होती है। जहाँ बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाता द्वारा होता है, वहीं तमाम खबरों को लेखा फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए सुरुचिपूर्ण रंग से ढांकने का काम संपादकीय विभाग में करने वाले संपादक को कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूज़ एडिटर उन्हें कहते हैं। जो संपादक होता है वह न्यूज़ एडिटर होता है। जो समाचार पहुंचाता है, याद रखेंगे, उन्हें रिपोर्टर कहते हैं। ये कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है, संपादक का कार्य क्या होता है। कई लोग कहते हैं समाचार लाना, तुरंत ही गलत हो जाता है। समाचार लाने वाला रिपोर्टर और समाचार को एडिट करना संपादक का काम है। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता का अस्तित्व 4 साल से हो गए। भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल गजट, ये भारत का पहला समाचार पत्र है, बंगाल गजट, जो 1780 ईस्वी में आया हुआ था। इसके बाद कोलकाता से निकला पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड भी है, ये साप्ताहिक पत्र था। याद रखिएगा, पूछ लिया बिक जाए, सबसे पहले साप्ताहिक पत्र कौन था? उदंड मार्तंड था। कलकत्ता से ही 1826 में पंडित जुगल किशोर के संपादन में निकला था। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। आज़ादी के बाद जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सारे धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक, तमाम जो हैं आज चर्चित पत्रिकाएं हैं। आज़ादी के बाद से हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, जिनका सिल्वर वेडिंग आप पढ़े थे, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप का नाम भी लिया जाता है। तो इस तरह देखिए किस तरह समाचारों का कलेक्ट करना, उन्हें एडिटिंग करना, प्रिंटिंग करना, लोगों तक पहुंचाना। आज भी प्रिंट मीडिया की पहुंच लोगों तक है, लोग आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है, डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज भी प्रिंट मीडिया की भूमिका जनसंचार में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रिंट मीडिया के बाद जो श्रव्य के तरफ हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तरफ रेडियो का आया, यानी पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम को दुनिया ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो रेडियो है। यानी टेलीविज़न के पहले आया था, लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता था, मनोरंजन भी होता था, क्योंकि पेपर में तो मनोरंजन कर नहीं सकते। तो जब इटली के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मार्कोनी, याद रखिएगा, रेडियो का आविष्कार करने वाले मार्कोनी हैं, ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों से एक दूसरे भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिका शहर पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। सबसे पहले भारत में भी लगभग इसी समय रेडियो चैनल खोले गए। 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो, आज भी चलता है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, मुंबई और कलकत्ता। कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, ढाका,
लाहौर, पेशावर, इन जगहों पे थे। इसमें से 3 रेडियो स्टेशन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। आज आकाशवाणी की कुल 24 भाषाएं और 126 बोलियों के कार्यक्रम को प्रस्तुत करती है। देश की 96% जनता तक इसकी पहुंच है। थोड़ा सा इसकी जो है मांग में कमी आने लगी तो 1993 में एफएम चैनल ने फिर धूम मचा दी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आ गई, लेकिन इन्हें अभी समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों की प्रसारण की अनुमति नहीं है कि प्राइवेट हैं, निजी हैं और इन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसलिए इन्हें अनुमति नहीं है। 97 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार ने सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम से एक स्वायत्त निकाय को सौंप दिया। आज जो भी चाहे दूरदर्शन है चाहे रेडियो है उसकी कंट्रोल करने का काम प्रसार भारती ही करती है। सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय की एक फैसले ने किया। फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पे किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है, उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक और कम्युनिटी रेडियो केंद्र भी आने से देश में रेडियो में एक क्रांति आ गई और रेडियो पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रभाव डाला जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों में इसकी पैठ बनाई जा सकती है। कहते हैं कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा है। ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है, दूर दराज के गाँव में भी पहुंचता है जहां संचार और मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते हैं। आप देखें ईंट भट्टे पे काम करने वाले वह अपने काम करते हैं और रेडियो को सुनते रहते हैं। हमारे देश के फौजी भाई वह भी टीवी देखेंगे तो शत्रुओं पे नज़र नहीं रख पाएंगे, आज भी रेडियो पे कार्यक्रम सुनते रहते हैं। रेडियो क्लब की स्थापना भी की गई है। कुछ स्टेशन जिसमें बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डोइचे रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और एमेच्योर रेडियो क्लब स्वतंत्र रूप द्वारा संचालित और पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ। रेडियो बीबीसी लंदन से होता है लेकिन भारत तक इसकी पहुंच है। रेडियो ऑस्ट्रेलिया ये भारत तक भी इसकी पहुंच है, लोग सुनते हैं, इसका जाल बिछा हुआ है। टेलीविज़न जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम, लोकप्रिय ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों को जब साथ साथ दृश्य के साथ मिले, यानी कोई प्रिंट भी दिखाई देता है, उस पर समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ देखें तो उस पर दिखाई भी देता है और साथ साथ में हम सुन भी सकते हैं। इसका 1927 में वेल टेलीविज़न लैबोरेटरीज न्यूयॉर्क के वाशिंगटन के बीच में प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। जे.एल. वेयर्ड ने इसकी खोज की थी। 1936 में बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को के एक शैक्षिक परियोजना के तहत, क्योंकि यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना थी कि बच्चों तक पहुंच हो एजुकेशन की, 15 सितंबर 1959 को हुई थी। एक मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम, केवल 24 घंटे आज टीवी चलते हैं, उस समय केवल 1 घंटे का कार्यक्रम दिखाया जाता था। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए, लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का ही हिस्सा था। 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया और 1984 में इसकी रजत जयंती भी मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गुणवत्ता सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट भी लिखा, हमारे समाज में जिससे पुराने मूल्य टूट रहे हैं
और नए बन रहे हैं। इससे बचाने के लिए दूरदर्शन को मजबूत किया जा सकता था। उसकी कुछ भावनाएं थी: सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना, परिवार कल्याण, कृषि के भी कार्यक्रम आते हैं, पर्यावरण संरक्षण की भी बातें होती हैं, यानी पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें होती हैं। 1991 में खाड़ी देशों के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। एक अलग तरह का अनुभव था। भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हो चुकी थी। विदेशी चैनलों की प्रसारण की अनुमति भी मिल गई। साथ ही भारत में CNN, BBC चैनल दिखाए जाने लगे। जल्द ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिया गया। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी जैसे शैक्षिक और मनोरंजक चैनल के साथ ही FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने देश की संस्कृति पे हमला भी कहा, इन चैनलों का विरोध भी किया। लेकिन 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए। सन 2002 से लेकर आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। यहाँ सबसे पहले हमारे सार्वजनिक प्रशासक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण और उन्नयन था। वहीं निजी चैनलों का मकसद केवल व्यावसायिक था। आपने देखा होगा कैमरे के बंदापाइज में केवल लाभ कमाना। आज मीडिया का इस तरह एक व्यावसायिक मंच मिला हुआ है। धीरे धीरे उनका मूल्य गिरता जा रहा है। सिनेमा जनसंचार माध्यम का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम है। हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन इसमें कोई न कोई संदेश छिपा होता है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और ये 1883 में मैग्नेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ द ट्रेन। सिनेमा की तकनीक और तेजी से विकास हुआ। जल्दी यूरोपी और अमेरिका में कई अच्छे फिल्म बनने लगे। भारत की पहली मूक जिसमें आवाज़ नहीं होती थी दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। ये भारत की पहली मूक फिल्म है। इसके बाद जो और भी फिल्में बनी, कथानक, धर्म और इतिहास, लोक कथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था पूछा भी जाता है आलम आरा। 1931 में बोलती फिल्मों का दौर चला। भारतीय सिनेमा में देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की। कपूर, महबूब खान, सोहराब, मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार थे। 70 के दशक तक सिनेमा में मूल रूप से प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की बात जारी रही। यही समानांतर सिनेमा का दौर था। अंकुर, निशान, अर्ध सत्य जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 दशक बाद ही पथेर पंचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे सिनेमा बढ़ता रहा, लेकिन आज बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में खत्म होने लगा। अब अंतर्वस्त्र में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती हैं। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया है। इस तरह देखें कि गुणवत्ता फिल्मों की गिरती जा रही है। उसका उद्देश्य जो है लोगों में संदेश पहुंचाना है, लेकिन जो है आज भ्रांतियां भी फैल रही हैं। सिनेमा जनसंचार का एक बेहतरीन उसका प्रभाव पड़ता है, उसको लोग कॉपी करते हैं। बहुत ताकतवर माध्यम है। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने की भी इसके अंदर कुवत होती है। अगला हम देखेंगे इंटरनेट संचार का सबसे तेजी से फैलने वाला माध्यम है। ये रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय सारे गुण मौजूद हैं। आप पुस्तक भी खोज सकते हैं, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, तमाम कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप दुनिया की किसी कोने में छपने वाली पत्रिका
और छवि खबरों को भी पढ़ सकते हैं। तेजी से बढ़ने वाला माध्यम है, ये एक अंतःक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस मुहावरों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप मन ही मन अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस को सूत्रधार बना सकते हैं। इंटरनेट मीडिया के युग में एक क्रांति ला दिया है। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट में भी पढ़ने लिखने के लिए शोधकर्ताओं के लिए एक नए कपाट छोड़ दिए हैं, नए कपाट खुल चुके हैं, लेकिन इसमें खामियां हैं। उसमें लाखों जो है तमाम अश्लील पन्ने भी हैं, जिससे बच्चों के कोमल मन पे बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तमाम इसके दोष भी हैं। इसमें गेम्स भी जुड़े होते हैं, जिससे उनके मन पे जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी इसमें कहीं न कहीं इंटरनेट सार्थक भी है और कहीं न कहीं इसका अनुपयोगी जो चीज़ें हैं, यानी नियंत्रित रूप में अगर इस संचार का उपयोग करें तो फायदेमंद होगा। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पे और प्रिंट माध्यम यानी आधुनिक संचार माध्यमों पर हमने विचार किया। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।